हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ईएम यानी इंजीनियरिंग मटेरियल के चैप्टर फर्स्ट जनरल इंट्रोडक्शन के पार्ट सेकंड को कवर करेंगे। और देखिए जो इंजीनियरिंग मटेरियल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए, जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि देखिए इसीलिए इस सब्जेक्ट को रखा गया है ताकि जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, उनको एक इंजीनियर के रूप में ये जो सब्जेक्ट है ये ग्रहण कर सकें। ठीक है, क्योंकि देखिए जितना भी सारा कुछ है सब मटेरियल ही है। अब देखिए आप लोगों को बताएं कि ईएम यानी इंजीनियरिंग मटेरियल ये क्या है, तो ये देखिए हमने बताया भी था, लेकिन फिर से एक बार रिवाज बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद चलेंगे आज के टॉपिक पर। तो देखिए इंजीनियरिंग मटेरियल हमने बताया था कि ये क्या है, एक साइंस की, देखिए ये क्या है, एक साइंस की लैंग्वेज, मतलब एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, साइंस की ये ब्रांच है। ठीक है, जो हमारी शाखा है वो साइंस की है, जो इंजीनियरिंग मटेरियल है। तो ये एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, मटेरियल और उसके क्लासिफिकेशन और उसके बिहेवियर और उसके क्वालिटी का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, उसकी क्वालिटी का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, मटेरियल साइंस भी इसी को कहते हैं। ठीक है, मटेरियल साइंस या इंजीनियरिंग मटेरियल। तो देखिए अगर बात करें जो हमारे आसपास की या घर है, कुछ भी है, हाँ, जो हम किसी चीज़ को लिए हैं या किसी पेन, जैसे कॉलेज में है तो जिस पे बैठते हैं, पेन से लिखते हैं, जिस पर लिखते हैं, सारा कुछ क्या है, मटेरियल है। जिस पर पढ़ते हैं सभी कुछ क्या है, देखिए आसपास जो भी है सब कुछ मटेरियल ही है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, इंजीनियरिंग मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि देखिए इंजीनियर के जो इंजीनियर होते हैं उनके फील्ड में यूज होते हैं बहुत से मटेरियल, तो उसी को हम कहते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए हमने क्या किया था, जो टॉपिक करा चुका था उसको अब नहीं बताएंगे। ठीक है, तो उसको आप लोग ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसको अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप लोग को यही लगेगा। ठीक है, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लें, जो पार्ट फर्स्ट है, क्या जो पार्ट फर्स्ट है उसको ज़रूर देख लें। अब देखिए बात करेंगे आज का हमारा टॉपिक क्या है, इंजीनियरिंग पदार्थों के जो भी मटेरियल है। ठीक है, जो इंजीनियरिंग पदार्थों के जो गुण हैं, ठीक है, क्वालिटी है, उन सभी को कवर करेंगे। ठीक है, जितनी भी क्वालिटी हैं उन सभी को कवर करेंगे। देखिए जैसे अगर बात करें तो हमने बताया था कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये सभी क्या है, ये केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टी जो हमारी फर्स्ट है वो फर्स्ट क्या है, तो देखिए जैसे अम्लीयता या जो क्षारकता है। ठीक है, जैसे एसिडिटी एंड एल्कालिनिटी। ठीक है, इसको देखिए, इसको पहले जान लेते हैं ये क्या है। तो देखिए एसिडिटी तो आप लोग जानते ही होंगे, पदार्थों पर अम्ल तथा क्षार के प्रभाव का अध्ययन अम्लीयता या क्षारकता के गुण से करते हैं। ठीक है, यही हमारा कहलाता है। धातुओं पर दोनों का प्रभाव जो अम्लीयता और क्षारकता है ये हानिकारक होता है, मतलब किस पर, मेटल पर, याद रखें। क्योंकि देखिए जब अम्लीयता या क्षारकता होती है तो धातु जो होता है उसको डिके भी होने लगता है, इसलिए इसका प्रभाव हानिकारक होता है। आपस में दोनों उदासीन भी होते हैं, क्योंकि देखिए एक प्रकार से जो अम्लीयता है ये प्लस का परफॉर्म करता है, जो क्षारकता है माइनस को, एक प्रकार से इससे समझ सकते हैं। तो ये क्या करता है, आपस में उदासीन हो जाता है, प्लस माइनस। ठीक है, मतलब एक प्रकार से ये न्यूट्रल हो जाता है, इसको इतना समझ लीजिए, दोनों ख़त्म हो जाते हैं प्लस माइनस एक दूसरे से लड़के। अब देखिए इनमें क्या होता है, लड़ने का गुण होता है, ये भी कह सकते हैं। तो देखिए दूसरा है वो हमारा क्या है, तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये भी एक दूसरे के क्या है, विपरीत ही हैं। ठीक है, किसी रासायनिक क्रिया जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहा जाता है। मतलब जो हमारा ऑक्सीडेशन है, क्या जो ऑक्सीडेशन है, इसमें अगर O2 जुड़ जाता है किसी भी रिएक्शन में, मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन मान ले लिख दी कि C+O2, तो ये हमारा CO2 बन जाता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही ऑक्सीडेशन कहलाता है, जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त हो। ठीक है, अब देखिए इसका निकलना। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें किसी रासायनिक, इसमें से मान लीजिए कोई रासायनिक कह रहा है, कोई भी रिएक्शन है केमिकल, उसमें से ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन यानी रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसका क्या मतलब है। तो देखिए इसमें तो क्या किया है, जो ऑक्सीडेशन है इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ना पर्याप्त है, वही हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। मतलब कोई भी ऑक्सीजन अगर आ गया किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, वही हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसके विपरीत हमने बताया ये कि इसका उल्टा होता है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो अगर कोई रिएक्शन है, मान लीजिए CO2, इसमें से अगर हम क्या कर दें, O2 निकाल दें, तो ये हमारा बन जाएगा ओनली C। ठीक है, ये हमारा C ही रह जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा
रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन को रिड्यूस करे वही हमारा रिडक्शन। मोटी लैंग्वेज में समझिए, ऑक्सीजन को रिड्यूस करे वो हमारा रिडक्शन, और जो ऑक्सीडेशन है वो ऑक्सीजन को रिलीज करे, ठीक है, मतलब लाए, ठीक है। अब यही अगर बात करें कि इसको एक प्रकार से और समझा जा सकता है, अगर ये ऑक्सीजन को दोनों से आप समझ सकते हैं तो ऑक्सीजन से समझ लीजिए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, यही पॉइंट। अब बात करते हैं जो हाइड्रोजन है, मान लीजिए हाइड्रोजन को अगर इसमें जोड़ दिया जाए किसी भी रिएक्शन में, तो जैसे हमने कहा कि C2 है और प्लस H2 है, तो C2H2 एसिटिलीन बना देगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, किसी हाइड्रोजन को लाना ही, ये भी हमारा रिडक्शन ही कहलाता है। इसका ये मीन हो गया। अब देखिए बात करेंगे आज के थर्ड पॉइंट पर, संक्षारण प्रतिरोध, यानी जो कोरोजन, देखिए संक्षारण प्रतिरोध जो कोरोजन रेजिस्टेंस है, इसको संक्षारण को जंग लगना भी कहते हैं, जंग, ठीक है, जंग, जो भी जंग लगता है उसे संक्षारण कहते हैं। तो देखिए इसे समझ लीजिए ये क्या है। देखिए पदार्थ और पर्यावरण के बीच रासायनिक, वैद्युत रासायनिक अथवा जो मेटलर्जिकल जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, पदार्थ का क्षय संक्षारण कहलाता है। देखिए अगर बताएं कि संक्षारण जंग लगना है, हमने बताया जंग लगना, तो इसमें जंग लगता है, ठीक है। मान लीजिए कोई मेटल है, ये हमारा कोई मेटल है, मान लीजिए हमने अपने घर में कोई आयरन रखा है, ठीक है, मेरे घर में क्या है, कोई भी आयरन मटेरियल रखा हुआ है और उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो वो क्या करता है, वो जो मेटलर्जिकल रिएक्शन करके वो क्या कर देता है, वो रखी की रखी ही रह जाती है, उस पर क्या होता है, जंग लगने लगते हैं। तो आप लोग देखे होंगे रेड, मतलब एक प्रकार से जो रेड कलर के जो जंग लगने लगते हैं, ठीक है, वो आपस में रिएक्शन करके वो क्या करते हैं, डिके कर देते हैं उस मटेरियल का। तो ये मटेरियल धीरे 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 उसका संचार, जो जंग लगते लगते वो ख़त्म हो जाता है, खोखला कर देता है, ठीक है। तो यही हमारा संक्षारण कहलाता है। देखिए कुछ धातुओं में संक्षारण की संभावना कम होती है या लगभग नहीं होती है, कुछ धातुएं होती हैं जिसमें संक्षारण नहीं हो पाता है, ठीक है, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, स्टेनलेस स्टील हुआ, संक्षारण से पदार्थ की जो सामर्थ्य पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसे रोकने के लिए धातु पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, या विद्युत लेपन या पेंटिंग या वार्निश इत्यादि करते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, जिंक की उसमें लेयर भी चढ़ा सकते हैं, तो उससे भी क्या होगा, उससे भी आपका संक्षारण नहीं होगा, मतलब जंग नहीं लगेगी। तो कई चीज़ें हैं, कई मेथड जिससे आपको वो करके कर दें तो आप लोग का जो मटेरियल होगा उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसका ये कहने का मतलब, जैसे सोना होता है, चांदी होता है, इस पर अगर कोई भी मटेरियल कुछ भी, चाहे जो इन्वायरमेंट है उससे कोई भी अगर मेटलर्जिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, मेटलर्जिकल रिएक्शन, तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो मटेरियल सेफ का सेफ रहेगा, सेफ और सिक्योर रहेगा। अब बात करते हैं, देखिए पेंटिंग वार्निश अगर आप कर देते हैं उसके ऊपरी परत पर जो अपर लेयर होती है, ठीक है, अपर लेयर, ठीक है, अपर लेयर जो होती है उस पर अगर आप कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, तो केमिकल कंपोजिशन, जो रासायनिक संगठन है, किसी भी पदार्थ का रासायनिक संगठन उसके गुणों पर बहुत प्रभाव डालता है, ठीक है, जैसे स्टील में कार्बन की मात्रा, स्ट्रेंथ, गलनांक, कठोरता आदि पर प्रभाव डालती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के तत्व जो एलिमेंट होते हैं, जैसे मैग्नीज हो गया, ठीक है, और जो हमारा सल्फर हो गया, और देखिए और क्रोमियम हो गया, और जो हमारा ये डायमंड टाइप का है, इसको आदि को मिलाकर क्या कहते हैं, वांछित गुणों वाले पदार्थ बनाए जाते हैं। वांछित गुणों वाले पदार्थ जो कि क्या होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं मटेरियल, तो उस प्रकार के बनाए जाते हैं। तो देखिए जैसे कहा स्टील में कार्बन होता है, जो इस्पात होता है, इस्पात, तो इसमें क्या होता कह रहा है, कार्बन, ठीक है। तो ये ही इसका रासायनिक संगठन, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कोई हमारा मटेरियल है, ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा, कई प्रकार के कंपोजिशंस होंगे, इसमें मान लीजिए कोई मटेरियल कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, इस टाइप के आपको इसमें शो करेगा। तो यही हमारा कंपोजिशन कहलाता है, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन। ये तो हमारी हो गई क्या, तो ये हमारी हो गई केमिकल, देखिए केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिए बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, कंप्यूटर। तो देखिए जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक के, उनको ये जितने भी क्वालिटी हैं, ठीक है, क्वालिटी जितने भी हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मेटल से, एक मेटल से कौन कौन सी क्वालिटी होती है, कौन कौन सी क्वालिटी निकलती है, सारा कुछ आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है, तभी आप मटेरियल को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि देखिए मटेरियल जो इंजीनियरिंग मटेरियल है, इसमें कई प्रकार के हर रोज़ क्या होता है, मटेरियल नए बनते हैं, कई डिके होते हैं, और कई मतलब उनमें क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है, उनके
स्ट्रक्चर, कहीं शेप एंड साइज, कुछ भी किसी भी रूप में, ठीक है, किसी भी फॉर्म में। तो अब देखिए बात करेंगे कि आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, मतलब जो दूसरी क्वालिटी है वो क्या है, तो वो देखिए है ऊष्मीय गुण यानी थर्मल प्रॉपर्टीज़। थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं। तो देखिए पदार्थों के ऊष्मीय प्रभाव का अध्ययन हम ऊष्मीय गुणों से करते हैं। देखिए जैसा कि हमने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी गुण हैं ऊष्मीय गुण, जो पदार्थ ऊष्मा के संपर्क में आते हैं, जैसे भट्टियाँ हो गई, जो फर्नेस हो गई, बॉयलर हो गए, ओवन हो गया, इसके जो उनके लिए क्या होता है ऊष्मीय गुणों का अध्ययन अत्यंत जरूरी है। पदार्थ के ऊष्माधारिता, जैसे ऊष्मीय गुण हो गया, ऊष्माधारिता यानी हीट कैपेसिटी हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, और थर्मल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। और देखिए और थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, और जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसी प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। और देखिए तापी शाक प्रतिरोध यानी थर्मल शॉक रेजिस्टेंस है। तो ये सारा क्या है, थर्मल क्वालिटी के अंतर्गत ही आता है। अब देखिए बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल है, उसको अगर रगड़ा जाए या कुछ भी वो परफॉर्म करता है, कोई भी अगर वर्क करता है, तो उसमें क्या होता है, एक थर्मल यानी एक ताप उत्पन्न हो जाता है। जैसे हाथ कोई अगर रगड़िए, ठीक है, आपस में दोनों हाथ को रगड़िए, तो क्या होगा, एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। ताप आप लोग को कुछ महसूस होगा। अब देखिए बात करेंगे कि ये जैसे इस विशिष्ट ऊष्मा हो गई, हीट हो गया, तो देखिए इसमें जो हमारा फर्स्ट वो क्या है, तो हमारी फर्स्ट क्वालिटी है हीट कैपेसिटी यानी ऊष्माधारिता। तो आप लोग पढ़े भी होंगे, किसी पदार्थ को 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ही क्या कहते हैं, उसमें ऊष्माधारिता यानी हीट कैपेसिटी कहते हैं। और इसकी यूनिट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट और डायमेंशन और जो क्वान्टिटी, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हीट कैपेसिटी हो गया, ठीक है। इसकी यूनिट देखिए क्या है, तो जूल, उसके बाद प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसकी जो हमारी ऊष्माधारिता होती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। जो हमारा क्या होता है, ओनली 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देते हैं। जैसे अब हमने कहा था दोनों हैंड को क्या करिए, रगड़िए, तो वो हमारा रगड़ना कोई एक वेरियस टेम्परेचर है, ठीक है, सेपरेट टेम्परेचर है। बट क्या करना, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है कोई चीज़, तो कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज़ गर्म कर रहा है, तो वो हमारा ऊष्माधारिता के अंतर्गत आता है, वही हमारा ऊष्माधारिता कहलाता है। सेकंड जो है वो देखिए विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट है, जिसको एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे, एस से, और इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सी बराबर Q/V भी होता है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं जो हमारा ये देखिए वो तो धारिता होता है। देखिए विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट, ये क्या है, एक वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। मतलब ये क्या कर रहा था, 1 डिग्री सेंटीग्रेड को गर्म कर रहा था, इसे ही क्या कहते थे, ऊष्माधारिता। ये क्या कर रहा है, किसी पदार्थ को 1 किलोग्राम का, अगर 1 किलोग्राम की कोई क्वांटिटी है, उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर क्या कर रहा है, वो मतलब बढ़ा रहा है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसकी यूनिट क्या होती है, तो जूल प्रति किलोग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है, ए इंटू में, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारी हो गई यूनिट याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए बस इसमें क्या होता है, क्योंकि देखिए किलोग्राम कह रहा है, ये यहाँ पर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान किलोग्राम कह रहा है, तो यहाँ पर हमारा किलोग्राम आ गया, बाकी यूनिट सेम है दोनों की, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं जो थर्ड है ऊष्मीय प्रसार गुणांक यानी कि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये क्या है, तो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है इसको भी जान लीजिए। तो ये देखिए हमारा वह गुण है जिससे किसी पदार्थ में तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ने पर आकार में वृद्धि हो, तापमान घटने पर, मतलब जो तापमान क्या हो, बढ़े तो उसका आकार में वृद्धि हो, जब तापमान घटे तो उसके आकार में कमी हो। कि इसी को क्या कहते हैं, किसी पदार्थ की इकाई लंबाई में इकाई तापमान बढ़ने वाली होने वाली पर जो वृद्धि होती है उस पदार्थ को ऊष्मीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है, अल्फा। अब देखिए हम इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई मटेरियल है, उसको क्या कर रहा है, अगर उसको क्या कर रहा है कि तापमान बढ़ा दिया जाए उसका, तो वो मटेरियल क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। अगर उसको क्या कर दे, तापमान कम कर दे, तो वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा, उसका जो आकार होगा। जैसे हमने कहा कि कोई मटेरियल है तो उस पर एक प्रकार का देखिए कंप्रेसिव जब लोड लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको इसी से हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए समझिए इसको, मान लीजिए कि ये हमारा कोई लोड है,
कोई भी वस्तु है, इस पर जब हमने क्या किया, इस पर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो ये हमारी इंक्रीज कर जाएगी। और इसी प्रकार से अगर इस पर देखिए क्या कहा जाए, कंप्रेसिव लगा दे तो ये डिक्रीज कर जाती है। उसी प्रकार से ये भी कही रहा है कि ये क्या होता है कि जब ताप बढ़ाया जाए तो उसकी जो वृद्धि हो जाएगी आकार में, शेप एंड साइज में, और जब क्या करें तापमान कम कर दे तो शेप एंड साइज घट जाएगा। तो यही हमारी जो क्रिया होती है यही कहलाता है उसमें प्रसार गुणांक यानी थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। देखिए उसमें चालकता ये क्या होती है यानी थर्मल कंडक्टिविटी। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा पदार्थ का जो ऊष्मा होता है उसका संचरण जो चालन होता है विधि मतलब चालन विधि द्वारा यानी कंडक्शन मेथड द्वारा किया जाता है। क्योंकि देखिए उसमें 3 मेथड होती हैं ऊष्मा की, एक होती है कंडक्शन, एक होती है रेडिएशन और एक होती है कन्वेक्शन। ठीक है, यानी चालन और ये हमारा विकिरण और ये संवहन। ठीक है, ये तीनों मेथड होते हैं, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, सिर्फ ओनली फॉर कंडक्शन मेथड का ही यूज कर रहा है। जिन पदार्थों में ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होता है, ठीक है, मतलब ऊष्मा जो होती है आसानी से बह सकती है या प्रवाहित हो सकती है, वो सुचालक। एवं जिन पदार्थों में ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है वो क्या होते हैं, अधात्वीय। वो अधात्वीय क्या होती हैं, मतलब सैरेमिक। हमने बताया कि सैरेमिक का कुचालक कहलाता है। मतलब सैरेमिक्स हमने बताया था, देखिए सैरेमिक्स जो है, तो सैरेमिक्स हमने बताया था ये धातुओं का मेटल का क्या होता है, ऑक्साइड होता है। तो वही कह रहा है कि जो हमारा आसानी से अगर ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है तो हमारा सुचालक होगा धातु का। ठीक है, अब देखिए जो हमारा लास्ट पॉइंट है ये क्या है, शॉक यानी थर्मल शॉक रेजिस्टेंस। थर्मल शॉक रेजिस्टेंस ये होता है किसी पदार्थ के वहाँ यानी एक्सटर्नल और इंटरनल जो हीट होता है वातावरण में अचानक तीव्र परिवर्तन को थर्मल शॉक कहते हैं। मतलब कोई मटेरियल है वातावरण में अचानक से क्या हो जाता है, उसका हीट करने पर वो क्या हो जाता है, मतलब अचानक से ही तीव्र परिवर्तन, उसमें अचानक से ही सडनली क्या होता है उसमें परिवर्तन यानी चेंजमेंट आ जाता है, उससे ही क्या कहते हैं, थर्मल शॉक कहते हैं। इस तरह मतलब पदार्थ के इस तरह तीव्र ऊष्मीय परिवर्तन को सहने की क्षमता को थर्मल शॉक प्रतिरोध, मतलब इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है तो यही हमारा, मान लीजिए अचानक से हुआ उसका कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, यही हमारा क्या कहलाता है, थर्मल शॉक प्रतिरोध। जैसे इस तरह का उसमें वातावरण वेल्डिंग हो गया। ठीक है, जैसे देखिए वेल्डिंग हो गया, वेल्डिंग के देखिए ये सभी क्या होगा, जैसे वेल्डिंग हो गया, वेल्डिंग में ये होता है, मतलब वेल्डिंग क्या करता है, किसी भी अगर कोई भी आ रहा है ताप अचानक से तो वो क्या अपनी किसी भी चीज़ में चेंजमेंट नहीं करता है। सबसे अच्छा उदाहरण है। अब देखिए बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वालिटी है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक, यानी जितने भी चुंबकीय गुण होंगे पदार्थों के, देखिए गुणों का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि इनका उपयोग विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में होता है। जैसे हमने बताया था इंडस्ट्री में, मतलब इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। अब देखिए इसमें देखिए आप लोग को बताएं जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ठीक है, आदि का निर्माण, तो इसका जो प्रोडक्ट तैयार करेंगे वो इसी गुण से तैयार कर सकते हैं। जब तक गुण आपको नहीं पता होगा तब तक प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा। देखिए कुछ मतलब होगा तो, लेकिन उसमें कुछ भी लॉस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय गुण निम्न, जैसे जो हमारा परमिबिलिटी हो गया, यानी जो हमारा परावैद्युतांक भी कह सकते हैं। ठीक है, वैद्युशीलता। अब देखिए किसी पदार्थ में कितनी आसानी से चुंबकत्व होगा उत्पन्न किया जा सकता है, इसका मूल्यांकन देखिए चुंबकीय जो परमिबिलिटी है इसे मतलब यही होता है। जैसे अगर कहें इसे तो क्या होता है, इसे म्यू से डिनोट करते हैं और म्यू बराबर होता है B/H, यानी जो हमारा चुंबकीय प्रेरण होगा, B क्या है, चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये हमारा चुंबकीय प्रेरण है और ये हमारा क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसका जो अनुपात होता है यही हमारा क्या कहलाता है, परमिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वालिटी जो है वो हमारी है कोएसिव फोर्स। ठीक है, कोएसिव फोर्स जो हमारा यह प्रतिरोधी चुंबकत्व बल है जो क्या करता है, पहले से उपस्थित चुंबकीय प्रभाव को दूर करने के लिए आवश्यक है। कोई भी अगर देखिए कोई भी मटेरियल है उसमें चुंबकीय प्रभाव को दूर करेगा ये जो कोएसिव फोर्स है। कोएसिव फोर्स लगाने पर क्या होगा, वो क्या कर देगा, उस मटेरियल से जो चुंबकत्व होगा वो क्या कर देगा, वो दूर कर देगा उसके जो इफेक्ट है। अब देखिए अतिचालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं इसे। ठीक है, अतिचालकता एक अवधारणा है जिसमें क्या होता है, किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है एक निश्चित ताप के नीचे शून्य हो जाता है। इस ताप को क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और जो सुपर कंडक्टर यानी जो हमारा अतिचालकता है ये मतलब डाईमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, ये पदार्थ होते हैं, डाईमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं जो सुपर चालकता होते हैं। ठीक है,
अब देखिए जो हमारा ये तो हमारा हो गया, ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो गया। बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें समझ लीजिए इसका कहने का क्या मतलब है। निश्चित तौर पर देखिए कोई भी अगर हमने क्या किया, एक सर्टेन क्या किया टेम्परेचर लगा दिया, तो हमारा जब तक शून्य नहीं हो जाएगा तब तक वो अतिचालकता के और जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, परफॉर्म करेगा वो नहीं कर पाएगा। अब देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, तो देखिए जैसे विद्युत उपकरण, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, सामान बनाने वाले विद्युत गुणों के आधार पर पदार्थों का चयन किया जाता है। कुछ विद्युतीय गुण जैसे प्रतिरोधकता हो गई, ये इसी का गुण है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ये है। रेजिस्टिविटी हो गई, कंडक्टिविटी हो गई और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये वैद्युत गुण के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि हमने बताया था इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। और जो चालकता है कंडक्टिविटी, ये क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही कहते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं चालकता यानी कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये सभी आप लोग का जो गुण है ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है। तो देखिए अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, ये बस यही आपका हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको सिर्फ मोटा मोटा आप लोग को समझा दिया है। ठीक है, अब इसको एकदम बेसिक से लिखवा के भी समझाएंगे। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में ये ख़त्म हो गया है एक प्रकार से बस। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कोई टॉपिक मिलेगा। तो इसे आप लोग शुरुआत से ही पढ़ते रहिए, साथ में एक बना लीजिए। ठीक है, और उसको लर्न भी करते जाइए। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।